आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक ही दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना खुद से भी नफरत होने लगती है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है, लेकिन कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ कब बड़ी गंभीर रूप ले ले हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे मच्छरों की ही बात कर लें, वो कितने छोटे होते हैं लेकिन उनके काटने से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मच्छर जनित रोग, उसके नियंत्रण और उसके इलाज के बारे में, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण डॉक्टर विनय कुमार शर्मा। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम मच्छरों की बात कर रहे हैं। तो मच्छर से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन अगर हम बात करें डेंगू और मलेरिया, जिसके केसेस भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमें डेंगू के बारे में बताएं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मादा एडिस मॉस्किटो के काटने से होती है। अगर उस मादा एडिस के शरीर में डेंगू के पैरासाइट्स हैं जी, तो उसके काटने से डेंगू होती है। और इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, सर में काफ़ी दर्द होता है, ख़ास करके आँखों के पीछे काफ़ी दर्द होता है जी। और ये बीमारी काफ़ी घातक हो सकती है। हर डेंगू घातक नहीं होता है, क्योंकि डेंगू का नाम सुनते ही लोगों में घबराहट हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस जो है सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। सावधानी कुछ बरतनी है। पहले तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लेना है, फल का रस हो, चाहे पानी हो, ORS का घोल हो, वो पीते रहना चाहिए। और उसके बाद आपका सिर्फ बुखार को कम करने के लिए एक पैरासीटामोल छोड़ करके और कोई भी गोली नहीं लेनी है, क्योंकि जो भी बाकी गोलियां हैं, चाहे वो डाइक्लोफेनिक सोडियम हो, चाहे वो आइबुप्रोफेन हो या एसिक्लोफेनिक हो, ये सारी बीमारियां जो है इस बीमारी में कम से कम अगर कोई सेवन कर रहा है तो उसके लिए जानलेवा हो जाती है। क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में, और प्लेटलेट्स ऐसा है जो ब्लीडिंग टेंडेंसी को शरीर को रोकता है। इसमें चूँकि प्लेटलेट्स घट जाते हैं तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, मसूड़ों से खून आ सकता है, शरीर पर जगह जगह खून के धब्बे का पैचेज हो जाते हैं, और आपका पैखाना जो है वो काला हो सकता है, वो भी एक तरह का ब्लीडिंग का ही लक्षण है। तो इस तरह की लेकिन हर डेंगू में ये सारी बातें नहीं होती हैं। ज़्यादातर केसेज जो है धीरे धीरे जो है रेस्ट लेने से, बुखार कम करने से, पर्याप्त मात्रा में जेल और लिक्विड लेने से वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं, और फिर जो है शरीर फिर से प्लेटलेट्स बनाने लग जाते हैं और पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई लक्षण हो, खास करके जहाँ मसूड़े से खून आ रहा हो, या काला पैखाना हो रहा हो, या शरीर पर लाल लाल चकते हो गए हों, तो अविलंब जो है किसी अच्छे अस्पताल में रोगी को भर्ती होना चाहिए। सभी ज़िले में 5 बेड डेंगू के रोगियों के लिए सुरक्षित किया गया है, और उसमें ट्रीटमेंट की सारी व्यवस्था की गई है। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल करके हम लोग चढ़ाते हैं इस पेशेंट को। और इसके लिए बिहार में जितने भी ब्लड बैंक हैं उनको इसके लिए सचेत कर दिया गया है कि वो अपने पास प्लेटलेट्स का पर्याप्त स्टॉक रखें, कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको मिल सके, यूज़ कर सके। यस सर। डेंगू में की जांच का जहाँ तक सवाल है जी, तो ज़्यादातर जांच जो डॉक्टर्स के यहाँ से जाता है, पैथोलॉजिस्ट के यहाँ, तो वो रैपिड एंटीजन किट से करते हैं। उसमें कई बार फॉल्स रिजल्ट आते हैं, और ये स्क्रीनिंग के लिए तो लाभदायी हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए लाभदायी नहीं है। तो जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं उसमें डेंगू के डायग्नोसिस की पूरी व्यवस्था है, और वो सारी जांच मुफ्त में होती है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। पटना शहर में
एम्स, IGMS, पटना मेडिकल कॉलेज और नालंदा मेडिकल कॉलेज, सभी में ये जांच की सुविधा है। फ्री और ऑफ कॉस्ट है सर? कोई कॉस्ट नहीं है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते हैं, ये सारी सुविधाएं फ्री हैं। फ्री है इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करूंगा जी। कि अगर कहीं से आप बाहर जांच कराएं पैथोलॉजी, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं है, एलिजा टेस्ट करने का साधन उनके बहुत कम लोगों के पास है। अगर उनके पास नहीं है तो आपको भी मन में एक भय होगा और अननेसेसरी परेशानी होगी। तो आप जो है बगल में आपके पटना शहर में तो 4 जगह पर अवेलेबल है सारी बात चीज़ें, तो आप कहीं भी जाइए, आपकी जांच हो जाएगी और कंफर्म आप हो जाइएगा कि आपको डेंगू है या नहीं। और अगर पॉजिटिव भी आता है तो जब तक वो मैंने कहा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी जब तक नहीं है तब तक आप रेस्ट में रह सकते हैं। और फल का रस पीजिए, आप पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए, ORS पर्याप्त मात्रा में लीजिए, खाना खाइए और रेस्ट में रहिए। वो जनरली जो है 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने, दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्री इलाज अवेलेबल है सारे सरकारी अस्पताल कॉलेज में, आप जाके अपना टेस्ट बिल्कुल करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ लक्षण के बारे में बताया डेंगू में, जैसे कि चत्ते आना शरीर पे, या प्लेटलेट्स का आपने बताया, मसूड़े से खून निकलना आपने बताया, उसमें फीवर जैसे भी कुछ लक्षण हैं? फीवर तो इसमें प्राथमिक लक्षण है, मैंने शुरू में ही कहा था। सर इसमें फीवर होता है जी, काफ़ी तेज बुखार आती है और सर में काफ़ी दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द, रेट्रोबल्बर पेन कहते हैं उसको, आँखों के पीछे काफ़ी पेन होता है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं जी। इसके अलावा चकते हो सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, आपका काला मल हो सकता है, तो ये सारे लक्षण भी हैं। तो सर डेंगू फीवर की बात की सर आपने, जब सबसे लगता है कि कॉमन लक्षण में कहूँ डेंगू में अक्सर लोगों में ये देखा जाता है। मुख्य लक्षण जो है 3 है, काफ़ी तेज बुखार होता है जी। दूसरा है कि सर में दर्द होता है काफ़ी, और आँखों के पीछे दर्द होता है। ये 3 मुख्य लक्षण हैं, ये अक्सर पाए जाते हैं जी। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो तो पैरासीटामोल के टैबलेट हर जगह उपलब्ध है। आप सरकारी अस्पताल में भी सारी जगहों पर उपलब्ध है जी। प्राइवेट में भी मिलती है, सरकारी किसी भी मेडिकल के दुकान में मिलती है। तो सिर्फ पैरासीटामोल का ही व्यवहार करें, अन्य किसी दवा के व्यवहार ना करें। यस सर। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं अभी डेंगू की, तो सर क्या ये कोई छूत की बीमारी है? ये छूत की बीमारी ऐसा ये हवा में नहीं फैलती है। ये तब जब अगर कोई डेंगू से पीड़ित मरीज है जी, तो उसको अगर कोई नया एडिस मॉस्किटो आके काटेगा तो उसके शरीर में चला जाएगा और उसके अंदर में बीमारी फैलाने की शक्ति वाला पैरासाइट डेवलप करने में लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। अच्छा। और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज फिर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको डेंगू का खतरा होगा। इसलिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि अगर किसी को डेंगू है तो उसको 24 घंटे जो है मच्छरदानी के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि मच्छर उसको दोबारा काटे नहीं और दूसरे लोगों को ना फैलाए। अस्पताल में भी जो भी लोग भर्ती होते हैं उनको मच्छरदानी दी जाती है और 24 घंटे वो मच्छरदानी के अंदर ही रहते हैं, ताकि फिर मच्छर को काटने का मौका नहीं मिले। दूसरी बात क्या है, इसके जो मच्छर होते हैं ये साफ पानी में पैदा होते हैं जी, और घरों के अंदर पैदा होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि घर के छतों पर, छप्पर पर या आंगन वगैरह में बहुत सारे पुराने टूटे फूटे बर्तन पड़े होते हैं, पुराने टायर्स पड़े होते हैं, गमले होते हैं पड़े हुए फूल के। उसके बाद आपका कई बार जो होता है ऊपर का जो टैंक होता है पानी का वो खुला रह जाता है, वो होते हैं। तो ये सारे स्वच्छ पानी में पैदा होते हैं इसके मच्छर जी। और इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि इन सारे स्रोतों को हम लोग समाप्त करें। अगर जो है कोई ऐसा बर्तन है जिसको कि वहाँ से हटाया जा सकता है तो हटा दें। आसपास, घरों के आसपास गड्ढे हैं, अगर उसमें जो है पानी जमा है तो वो अगर भरने के लायक हो तो उसको भर दें, और अगर नहीं भरने लायक है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें, तो उसका मच्छर उस पर नहीं ग्रो करेगा, तो हम उससे बच सकते हैं। इसलिए इसके लिए हम लोगों को सलाह देते हैं कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप अपने घर के आसपास स्वयं निरीक्षण करें, स्वयं आधा घंटा समय दें घर पर कि आपके घर में कोई ऐसा बेकार का चीज़ तो नहीं कहीं पड़ा हुआ है जिसमें पानी जमा है। अगर वैसा है तो उसे अविलंब हटा दें, बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। इसके अलावा डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो केवल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकती। हमारा इंटरसेक्टोरियल अप्रोच की ज़रूरत है जी। जिसमें भवन निर्माण विभाग आते हैं,
आपके जल संसाधन विभाग आते हैं, नलकूप वाले आते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि पानी के जमाव को रोकना। कई बार भवन निर्माण का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा होता है, वहाँ पानी स्टोर करके लोग रखते हैं ड्राम वगैरह में, और अगर उसको ढक के नहीं रखते हैं तो उसमें भी मच्छर पैदा होंगे और वो बीमारी फैलाने का कारण बनेंगे। उसी तरह से कहीं गड्ढे किए गए हैं मिट्टी, तो गड्ढे में पानी जमा होगा तो उसमें होगा। कहीं आपका नल विभाग का, अगर नलकूप विभाग का कहीं पर पानी जमा हो रहा है, कहीं पर जो है आपका सही ढंग से पानी लीक कर रहा है, तो वहाँ पानी जमा होगा तो निश्चित है कि उसमें पैदा होगा। तो ये हम लोगों को सारे विभाग का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हम लोग करते हैं जी। अभी हर साल हो रहा है, अभी भी होगा, कुछ जगह हो भी गया है और बाकी जगह होने जा रहा है। सारे विभागों को हम लोग सचेत करते हैं कि आप लोग अपने अपने जो कर्मचारी हैं उनको देख करके उनको ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दें कि अगर मान लीजिए पानी स्टोर करना जरूरी है तो कम से कम, नहीं कुछ मिले तो कम से कम किसी कपड़े से ढक दें ताकि उसमें मच्छर का ग्रो ना हो। कोई गड्ढा ऐसा है जिसको भरा जाना संभव नहीं है तो हम लोग उसको जो है उसमें मिट्टी का तेल डाल दें। इसके अलावा उसके लार्वा को मारने के लिए फाइलेरिया डिपार्टमेंट के द्वारा गांव में और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा एक लार्विसाइडल होता है टेमीफॉस, उसका छिड़काव किया जाता है। इसके डालने से लार्वा मर जाते हैं और मच्छर पैदा नहीं होता है। इसके अलावा अगर कहीं पॉजिटिव केस निकल जाता है तो उसके 100 मीटर के आसपास के एरिया में हम लोग फॉगिंग करवाते हैं। एक टेक्निकल मालाथियोन केमिकल आता है, जिसको डीजल में मिला के, वो मशीन है, उसमें वो बिजली से चलती है, मतलब बैटरी से चलती है अभी, तो उसके हम लोग जो है काफ़ी धुआं पैदा होता है और ये एडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए यूज किया जाता है। शहरों में तो अक्सर नगर पालिका दौरा होते ही रहता है, वही कराया जाता है, तो इससे बचने के लिए यही उपाय है जी। तो सर ये कह सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज या किसी भी मतलब संस्था में जाके जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये इंटरसेक्टोरियल हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग बैठक करते हैं ICDS के साथ, आपका जीविका के साथ, स्कूल के साथ। स्कूल में इसके लिए कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कम से कम घर जा करके वो 5 लोगों को बताएं कि कैसे ही बीमारी फैलती है, इससे कैसे बचा जाए। अपने घर से ही शुरुआत करें, अपने घर से ही शुरुआत करें। तो अगर वो करेंगे तो लोगों में जागरूकता तेजी से आएगी, क्योंकि हम लोग हर तरह का व्यवहार करते हैं और इसके लिए हम लोग रिक्शे पर भी प्रचार करवाते हैं, हमारा बना हुआ है उसका प्रोग्राम। पम्फलेट्स बंटवाते हैं, हैंडबिल्स बंटवाते हैं, पोस्टर लगता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक दूसरे को जो अगर बतलाते हैं इससे बचने का क्या उपाय है, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। इसलिए हम लोग इसके लिए जीविका दीदी को भी बतलाते हैं, आशा को भी बतलाते हैं, आपका आंगनबाड़ी सेविका को भी बतलाते हैं कि जब भी आप क्षेत्र में घूमने जाएं तो लोगों को बतलाएं कि डेंगू से कैसे बचना चाहिए। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। आप कोशिश करें कि पानी ना जमा हो, किसी कारणवश पानी है तो उसे ढाक के रखें, क्योंकि मच्छर डेंगू के वहीं उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की डेंगू के बारे में, योजनाओं के बारे में, इसके इलाज के बारे में हमें बताएं, इसकी प्रक्रिया के बारे में। मैंने बतलाया आपको कि अगर वो सिंपल केस है तो घर में ही ठीक हो जाते हैं। पैरासीटामोल की गोली लेने से 3 से 4 दिनों में, मैक्सिमम 5 दिनों में बुखार उतर जाता है और फिर धीरे धीरे जो प्लेटलेट्स वगैरह घटते हैं वो धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। फल का रस लेना चाहिए, वो जो है सो आपका प्लेटलेट्स के रिकवरी को फास्ट करता है, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स घट गया है बहुत ज़्यादा और ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है हर हाल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और वहाँ पर ट्रीटमेंट की पर्याप्त व्यवस्था है। जो इसका प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है और आवश्यकता पड़ती है तो प्लेटलेट्स का इन्फ्यूजन भी किया जाता है, जिसके कारण से प्लेटलेट की संख्या बढ़े और वो ब्लीडिंग टेंडेंसी समाप्त हो। तो सर अब हम बात करें अगर मलेरिया की, डेंगू के बाद अगर हम आते हैं मलेरिया पे, इसके बारे में बताएं सर। मलेरिया भी एक मच्छर से ही होता है, वो मादा एनोफिलीस मच्छर है जी। तो मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से होता है। इस पर हम लोगों ने बहुत हद तक काबू पाया है। अभी हमारे बिहार में मात्र 6 जिले हैं जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं इससे। वो झारखंड से जो सटे हुए ज़िले हैं, मुंगेर, जमुई, आपका नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, यही ज़िले हैं
जो कि जहाँ मलेरिया के केस मिल रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर मलेरिया केस नहीं मिल रहे हैं और इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ वही व्यवस्था है। अंतर ये है कि इसके जो मच्छर हैं ये बाहर भी ग्रो करते हैं, घर के बाहर भी ग्रो करते हैं ज़्यादातर, कि कहीं भी पानी जमा है वहाँ रहते हैं और घर में ये घर के कोनों में निवास करते हैं, खास करके जो है जो कोने होते हैं उसमें रहते हैं और ये डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं। अच्छा। और मलेरिया के मच्छर रात में काटते हैं, एनोफिलिस मस्किटो रात में काटते हैं। और इससे बचने के लिए भी ऑलमोस्ट सब वही है, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़ा पहने और जो है रात में हर हाल में मच्छरदानी का प्रयोग करें। हम लोगों ने मलेरिया प्रोन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मॉस्किटो नेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया है। अभी हाल में नवादा में मैं करवाया हूँ, करीब 4000 मॉस्किटो का नेट का जो है सो मच्छरदानी का जो है वितरण करवाएगा। उसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल लगा हुआ होता है जिसके कारण से मच्छर उसको दूर से ही नहीं आ पाते हैं उसके अंदर। जो नॉर्मल जो मच्छरदानी घर में होते हैं उसमें अगर जगह मिलता है तो भीतर घुस जाते हैं, लेकिन वो जो हम लोगों ने जो बांटा है उन लोगों के बीच में, तो वो उसमें मच्छर केमिकल इस तरह का है कि जो मच्छर उसमें सटेंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं सटते हैं। और बचने के लिए हम लोग जो है साल में 2 बार DDT का छिड़काव करवाते हैं जी। DDT जो है एक लेयर बना देता है दीवारों पर और जब रेस्टिंग फेज में मच्छर वहाँ जाते हैं तो उसके कारण से वो मर जाते हैं। तो हमारा ये एक प्रोटेक्शन है, इन्हीं सब मेजर्स के कारण से जो हमारा घटा है। अब जो है काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल करने स्टेज में, हमारा जो है डेंसिटी जो है आपका एनोफिलिस मस्किटो का घट गया है। बिहार ने इस बार बिहार सरकार से एक पुरस्कार भी मिला है जिसमें कि स्टेज 2 से स्टेज 1 पर बिहार आ गई है, जाकि हम लोग अब इसके बाद 0 वाला स्टेज बच गया हमारा। तो बहुत अच्छी बात है सर, और हम आगे भी 0 तक बिल्कुल पहुंचेंगे। हम लोग उसके लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग 0 पर पहुंच जाएं और इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं हम लोग चलते रहे। यस सर। तो सर मलेरिया की बात करें सर, उसके लक्षण के बारे में बताएं। मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार होता है। मलेरिया बुखार का टाइम पीरियड होता है प्राय जनरली 48 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद बुखार आता है। 2 तरह के ही कॉमन है मलेरिया के पैरासाइट्स, एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इसमें 48 घंटे पर बुखार आता है और आपका ये फैल्सीफेरम में 36 घंटे पर बुखार आता है। काफ़ी तेज़ बुखार आता है और उसके बाद फिर गर्मी लगनी शुरू होती है। अच्छा। फिर पसीना चलता है और थोड़ी देर के बाद बुखार उतर जाता है। ये टिपिकल फीचर ही है, लेकिन रेसिस्टेंस होते होते, जो कि बहुत दिनों से बिहार में मलेरिया रहा है, तो काफ़ी लोग जो है मलेरिया के विरुद्ध जो है लड़ने की ताकत भी पैदा कर चुके हैं। तो अब जो है टिपिकल लक्षण नहीं भी मिलता है, केवल बुखार मिलता है कई बार, और आपका कई बार बुखार नहीं भी मिलता है, केवल जो है सो उसका लीवर और स्प्लीन बढ़ जाता है मलेरिया में। तो उसको देख के कई बार पता चलता है उसका जांच कराने पर। इसके लिए भी हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है, ये हमारे हर PSC स्तर तक अवेलेबल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक ये सारा रैपिड एंटीजन किट जो है हमारा अवेलेबल है और इससे मुश्किल से 5 मिनट में जाँच हो जाती है। आदमी बैठेगा तुरंत जांच करके उसको बता दिया जाएगा कि रिजल्ट तुरंत आ जाता है, तुरंत 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने स्पष्ट डायरेक्शन देख लिया है कि कोई भी फीवर आता हो, क्योंकि इसका डायग्नोसिस आसान है, ट्रीटमेंट भी आसान है हमारा। उसकी दवा जो है क्लोरोक्विन हो चाहे उसका दूसरी दवा जो है और भी उसे जो रेसिस्टेंट केसेज वगैरह में दी जाती है, तो आर्टेसोनाइड आती है वो दवा, तो वो सारी जगह पर उपलब्ध है। तो सारे आप अगर हम देख लेते हैं कि अगर इसको मलेरिया निकला तो हम लोग अमले में उसको दवा दे देते हैं, तो तुरंत हमारा कंट्रोल में हो जाता है। और तो जैसे आपने लक्षण बताया फीवर, तो इसके अलावा कोई और लक्षण है मलेरिया के? मलेरिया का लक्षण फीवर ही मुख्य है और इसलिए ये डायरेक्शन कुछ दिन पहले तक तो ये नियम था बना हुआ कि ईच एंड एवरी फीवर शुड बी डायग्नोज्ड एज मलेरिया अनलेस अदरवाइज प्रूफ। जब तक हम नहीं साबित कर देते हैं, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, तो सरकार का ये था, WHO का ये गाइडलाइन था कि सभी फीवर को आप मान के चलिए कि मलेरिया। अब
उस समय वो था कि वो ब्लड सैंपल लेके स्लाइड से जांच होता है, वो सैंपल आज भी है, आज भी उससे जांच होता है जी। लेकिन उससे भी आसान हो गया है, उसमें सैंपल लेने में फिर जांच करने में थोड़ा समय लगता है। ये आपका रैपिड एंटीजन किट हर जगह उपलब्ध है। तो अगर कोई फीवर का केस आता है, हम लोगों ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि कोई भी फीवर का केस आता है तो उसका मलेरिया जांच जरूर कर लें। तो अगर वो मलेरिया है तो हम लोग उसका तुरंत इलाज करते सर, हैं। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि अगर किसी को फीवर है तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब मलेरिया या डेंगू भी हो, मतलब होता है ना कि हमेशा फीवर में लोग घर में बैठ जाते हैं 3 दिन, वायरल फीवर है घर में, कभी कभी वही डेंगू या मलेरिया के लक्षण भी होने लगते हैं। तो सर यही मैं पूछने ही वाली थी, पर आपने बताया कि कोई भी फीवर को मलेरिया मान के चलना है। कोई भी फीवर है, अगर वो जाएंगे पीएचसी में जी। फीवर की बात करेंगे तो उनका जो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से मलेरिया टेस्ट तो हो ही जाएगा। उसके बाद बहुत सारा टेस्ट है जो कि उपलब्ध है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर। एक होता है सीबीसी, जी, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसी में आपका जो है ये प्लेटलेट्स काउंट्स भी आ जाता है। तो प्लेटलेट काउंट जो है हर वायरल फीवर में घटता है, जी। केवल डेंगू में नहीं घटता है, हर वायरल फीवर में घटता है, डेंगू में कुछ ज़्यादा घट जाता है। तो हम लोग इतना तो जांच कर ही सकते हैं, हर पीएचसी लेवल पर हो सकता है जांच, और उसके अनुसार हम लोग निर्णय ले सकते हैं, निर्णय ट्रीटमेंट ले करने का। सकते हैं, बिल्कुल सर। इसलिए किसी भी बीमारी को आसपास जो है झोला छाप, जो भी आपका जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जी। झोला ना छाप ना कहूँगा मैं, जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि जिनके पास डिग्री नहीं है चिकित्सा की लेकिन वो चिकित्सा करते हैं, तो लोग पहले उनसे ही कांटेक्ट करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ गई हैं और वहाँ 24 घंटे ट्रीटमेंट होता है, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ आपका कोई खर्च नहीं होगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। सर जब खर्च नहीं तो चिंता किस बात की है, आराम से जाएं, अपना चेक कराएं और क्लियर डिसीजन लें, और रिजल्ट भी आपका प्रॉपर और सही रिजल्ट निर्णय आ ले रहा है, सकेंगे। इसका रिजल्ट भी आ रहा है। जी। हर हम लोग देख रहे हैं मलेरिया हम लोग कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए हैं। इसके पहले एक बहुत बड़ी बीमारी थी, नाम आपने जरूर सुना होगा, एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम, AES, जी। जिसमें 2019 में मुजफ्फरपुर में काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया और उसका जो अब प्रॉपर ट्रीटमेंट होने लगा, तो इस डेथ बहुत कम गए और केसेज भी घट गए, और बहुत सारे केसेज अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से ही ठीक होके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। हमने वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, तो वहीं से वो ठीक होकर जा रहे हैं और बीमारियाँ से लोगों को बचाया जा रहा है। जी सर। तो सर हमने मलेरिया के लक्षण के बारे में बात किया, मलेरिया के बारे में बात किया कैसे होता है, सर इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएं। ट्रीटमेंट इसका है क्लोरोक्विन, बहुत पुरानी दवा है और ये दी जाती है इसकी गोली, और अगर वो क्लोरोक्विन से रेसिस्टेंट है तो आर्सेनाइड एक करके टैबलेट आता है अभी, जी। वो दी जाती है और ये भी सभी जगह उपलब्ध है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और मलेरिया भी खतरनाक हो सकता है, खास करके फैल्सिफेरम मलेरिया जो होता है जो वाइवेक्स मलेरिया होता है, आरबीसी के जो यंग आरबीसी जो होता है उस पर अटैक करता है। ये फैल्सिफेरम जो है पूरे आरबीसी, हर वैरायटी के आरबीसी पर, जो यंग हो, एडल्ट हो या डिजेनरेट करने वाले, सब पर अटैक करता है, तो ज़्यादा परेशान करता है, और कई बार इसका इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, तो उसको हम लोग सेरेब्रम मलेरिया कहते हैं। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट का साधन है, डायग्नोसिस का साधन है, तो हम लोग जैसे किसी फीवर को देखें तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे तो वो स्टेज नहीं आने पाएगा। तो सर मलेरिया भी कह सकते हैं कि कोई छूत की बीमारी नहीं है? नहीं, ये भी छूत की बीमारी नहीं है, इसमें भी वही चीज़ होता है कि मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई एनोफिलिस मॉस्किटो काट कर उसका ब्लड चूसता है, तो उसके स्टोमक में, आमाशय में जो है मलेरिया के परजीवी चले जाएंगे, फिर वहाँ वो डेवलप करेंगे अलग अलग स्टेजेज में, फाइनली वो उसके लार ग्रंथि में आएंगे, और इसमें करीब 14 दिन का समय लगता है। ये मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहलाते हैं। ये जब आदमी को काटते हैं तो चूसते समय आदमी का खून जम ना जाए, इसलिए उस पर अपना लार गिराते हैं। लार गिराने से क्या होता है कि खून क्लॉट नहीं करता है उसका, और उसको चूसने में आसानी होती है, और लार के साथ वो पैरासाइट भी चले जाते हैं। जैसे वो शरीर में जाते हैं वो पहले लीवर में चले जाते हैं, और लीवर में जाते हैं, वहाँ पर वो कुछ ग्रो करते हैं, फिर लीवर से निकलते हैं तो आरबीसी को अटैक। और आरबीसी में साइकिल इसका होता है नॉर्मली 48 आवर्स का या 36 आवर्स का होता है जी। एक मेलेडी होता है जो बहुत कम है, वो 72 आवर्स का भी साइकिल होता है, लेकिन वो केस उसकी संख्या बहुत कम है। तो उस उतने देर के बाद ये टॉक्सिन लिबरेट करते हैं ब्लड में, और वो टॉक्सिन जो लिबरेट होता है उसी से बहुत जोर ठंड लग के बुखार आता है।
ठंड लग के बुखार आता है इसमें सर। तो सर इसमें हमने बात की इसके इलाज की। सर अब मलेरिया अगर किसी को हो तो उसको अपने फूड डाइट पे, खान पान पे किस तरह का ध्यान रखना मलेरिया चाहिए? के लिए या डेंगू के लिए मैंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लें, खाना पीना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्मल डाइट है सुपाच्य डाइट लें जो कि आसानी पच जाए, क्योंकि फीवर जब होता है तो आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये खाना नहीं खाना, खाना आप खा सकते हैं जो नॉर्मल डाइट लेते हैं, लेकिन है कि सुपाच्य भोजन लीजिए, आसानी से पच जाए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें। सर तो मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छरों के काटने से होती है सर, दोनों में फीवर के भी लक्षण आते हैं, पर दोनों में ऐसा अंतर क्या है सर बात करें तो? पहली बात कि दोनों का मच्छर अलग अलग है। डेंगू के लिए एडिस मॉस्किटो होता है और इसके लिए आपका एनोफिलिस मॉस्किटो है। डेंगू एक वायरल डिजीज है, वो विषाणु से होता है और ये पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स परजीवी कहते हैं जो कि दूसरे के भोजन पर निर्भर करते हैं। पैरासाइट्स हैं, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम होता है पैरासाइट, और उसका डेंगू का होता है। डेंगू भी 4 वैरायटी का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जी। तो कई बार ये प्रश्न होता है कि एक बार डेंगू हो गया तो वो फिर दोबारा होगा या नहीं, ये भी प्रश्न आता है। तो अगर एक बार डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो कम 3 से 6 महीने तक तो उसको बॉडी रेजिस्टेंस हो जाता है, उससे फिर दोबारा नहीं होगा। खास करके उस वेराइटी तो बिल्कुल नहीं होगा। और दोबारा भी होता है तो दूसरा वेराइटी अगर आया डेंगू का उसके पास तभी होता है। नॉर्मली देखा गया है कि टाइप 1 है कि रेसिस्टेंट है तो टाइप 2 आएगा या टाइप 3, 4 आएगा तो होगा। तो इस तरह से होता है। तो सर हमने मलेरिया डेंगू की बात की, सर काला जार इसके बारे में सर बताएं, इस बीमारी के बारे में। काला जार एक बालू मक्खी होती है, वो सैंड फ्लाई कहते हैं, बहुत छोटा होता है मक्खी, बहुत छोटा साइज का होता है, वो फ्यू मिलीमीटर्स के होते हैं, 1-2 मिलीमीटर का साइज का होता है। और ये उड़ नहीं सकते हैं, ये जो है छलांग लगाते हैं और 6 फीट के ऊपर नहीं जा सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा। तो इनके काटने से अगर ये इन्फेक्टेड हैं तो काला जार होता है। इसमें ये बहुत पुरानी बीमारी है और अलग अलग समय में इसको अलग अलग लोगों के नाम से जाना गया है। जैसे दमदम एक बार बहुत बंगाल में फैल गया था, इसको दमदम फीवर कहा गया। फाइनली इसका नाम काला जार इसलिए पड़ा, इसमें शरीर का रंग काला होने लगता है। और इसका जो है एलडी बहुत ही लिस्मेनिया डोनोवनाई होता है इसका पैरासाइट, वो बालू मक्खी काटते समय वो शरीर में डाल देती है और ये जो है शरीर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, खास करके स्प्लीन और लीवर में जमा होता है, वही ये मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई करता है उसके बाद इसमें भी बुखार होता है। शुरू में इसका जो बुखार होता है बहुत टॉक्सिक नहीं होता है, जैसे मलेरिया में या डेंगू में काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक नहीं होता, नॉर्मल घूमता, हल्का फुल्का बुखार आता है और लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो पता भी नहीं चल पाता है कि इसको हमको काला जार हुआ है या क्या हुआ है। काम करते रहते हैं लोग सब, भूख भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता। अर्लियर स्टेज में लॉस ऑफ एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। धीरे धीरे जो है इसका स्प्लीन जो होता है, वो पिल्ली जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और ख़ास करके खून की कमी होनी शुरू हो जाती है शरीर में बहुत ज़्यादा। जी सर। तो हम लोगों ने इसके लिए, इसके डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया है सरकार का कि 2 सप्ताह से ज़्यादा जो भी फीवर हो, 2 सप्ताह से ज़्यादा जो भी फीवर हो, कारण और भी हो सकते हैं 2 सप्ताह से ज़्यादा, लेकिन अगर है और ख़ास करके पिल्ली उसका बढ़ा हुआ है तो कोई भी डॉक्टर देख करके बड़ी आसानी से पैल्पेट हो जाता है। पिल्ली बढ़ा हुआ है तो उसका एक किट आता है, इसको RK39 कहते हैं। तो RK39 किट भी सब जगह अवेलेबल है, उससे हम लोग जांच कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसकी ट्रीटमेंट की भी पूरी सुविधा है, फ्री में 1 दिन का ट्रीटमेंट है काला जार का। और उसको वेज लॉस के रूप में सरकार जो है, बिहार सरकार 6,600 रुपये देती है और भारत सरकार 500 रुपये देती है, तो कुल मिला के 7,100 रुपये उसको वेज लॉस के रूप में मिल जाता है। और सभी जो है जगहों पर सुविधा हर जिले में उपलब्ध है ट्रीटमेंट की। यस सर, इसका तो बहुत अच्छी बात है सर। यह है। और हम लोग आपको एक बता दूं कि अब हमारा जो है पूरे देश में सिर्फ 2 प्रखंड बिहार में और 8 प्रखंड जो है झारखंड में बच गया है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब है कि 10,000 की आबादी पर 1 से ज़्यादा केस कर सकते हैं। और हम लोग इस साल, वो 21 की बात है, 2 था, एक
इसुआपुर आपका सारण में और कुरिया कोठी आपका ओके सर, जी सर। बाकी तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। तो दर्शकों ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब की बातों से कि अपना वातावरण स्वस्थ रखिए, क्योंकि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।